क्या हजारों साल पुरानी गलतियां आज के बड़े बड़े कॉरपोरेट साम्राज्यों को पल भर में खत्म कर सकती हैं? बिल्कुल। प्राचीन मैनेजमेंट की विफलताओं के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करेंगे कि जब मैनेजमेंट के बुनियादी नियम टूटते हैं तो कैसे सबसे शक्तिशाली संस्थाएं भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। ये सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि आज के लीडर्स के लिए एक सीधा आईना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, इतिहास की पहली ऐसी केस स्टडी कौन सी है जो हमें दिखाती है कि कैसे अत्यधिक भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म सब कुछ तबाह कर सकता है। अक्सर हमें लगता है कि बड़ी कंपनियों का पतन किसी बाहरी झटके से होता है ना? लेकिन असलियत में बर्बादी के बीज संगठन के बिल्कुल टॉप पर बंद दरवाजों के पीछे बोए जाते हैं। एक गलत फैसला जो काबिलियत से ज्यादा रिश्तेदारी को अहमियत देता है, पूरे सिस्टम को कैसे निगल जाता है, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प है। इसे हम धृतराष्ट्र सिंड्रोम कह सकते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जहां लीडर का व्यक्तिगत झुकाव उसकी लॉजिकल बिजनेस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह खत्म कर देता है। मतलब एक लीडर सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अपनी सोच और बुद्धि से भी अंधा हो जाता है। वो योग्यता को छोड़कर मोह को चुनता है। जब फैसले तथ्यों या फ्यूचर प्रॉफिट्स को देखकर नहीं, बल्कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए लिए जाते हैं ना, तो वो पूरे संगठन के लिए एक साइलेंट किलर बन जाता है। ये सिंड्रोम आपको हर उस लीडर में मिल जाएगा जो टैलेंट से ज्यादा वफादारी और खून के रिश्तों को तरजीह देता है। तो आज की हमारी ये चर्चा एक तरह की सिम्पटम चेकलिस्ट होगी। हम इन 6 अहम बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, प्राचीन लीडरशिप विफलता। दूसरा, धृतराष्ट्र नेपोटिज्म सिंड्रोम। तीसरा, अंडर द कारपेट सिंड्रोम। चौथा, प्राचीन कमियां और आधुनिक आपदाएं। पांचवा, साझा संगठनात्मक कमजोरी। और अंत में लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक। तो आइए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, प्राचीन लीडरशिप की विफलता, मैं और मेरा की मानसिकता की पहचान। भगवद गीता के बिल्कुल पहले श्लोक पर गौर कीजिए। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहीं पर पतन के बीज छिपे हैं। ध्यान दीजिए, यहां हमारी टीम या हमारे लोगों की बात नहीं हो रही है। टॉप लीडर ने अपनी टीम और बाकी संगठन के बीच एक गहरी जहरीली लकीर खींच दी है। जब कोई लीडर संगठन को हम की बजाय मैं और मेरे लोग के नजरिए से देखने लगता है, तो समझ लीजिए कि टीम में गुटबाजी शुरू हो गई। और सच कहूं तो ये मानसिकता इस बात की गारंटी है कि आगे चलकर कंपनी के अंदर ही भयंकर लड़ाई होगी, जो किसी भी बाहरी कंपटीशन से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है। अब बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स की विफलता किसी भी साम्राज्य को पल भर में गिरा सकती है। जरा सोचिए, जब एक एग्जीक्यूटिव लीडर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए विदुर जैसे सबसे बुद्धिमान सलाहकारों की वार्निंग्स को इग्नोर कर दे, भीष्म जैसे अनुभवी सदस्यों को साइडलाइन कर दे और सिर्फ शकुनी जैसे यस मैन की ही बात सुने, तो तबाही तो तय है ना। आज के हर मॉडर्न बोर्डरूम में आपको ये 3 तरह के लोग मिल जाएंगे। जो लीडर कड़वे सच बोलने वालों को बाहर का रास्ता दिखा देता है और सिर्फ मीठी बातें करने वाले चापलूसों को करीब रखता है, वो सच में अपने ही पतन के कागजातों पर दस्तखत कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। धृतराष्ट्र नेपोटिज्म सिंड्रोम, योग्यता बनाम वंश। मोटिवेशन और कॉम्पिटेंस यानी प्रेरणा और योग्यता के बीच का फर्क समझना लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। देखिए, एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड परिवार के सदस्य को आप हवाई जहाज उड़ाने की परमिशन तो हरगिज नहीं दे सकते ना, अगर उसे पायलट बनने की ABCD भी ना पता हो। बिजनेस में भी सिर्फ काम करने की इच्छा होना काफी नहीं है, सही स्किल्स का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार लीडर्स किसी को टॉप पोजीशन सिर्फ इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो रिश्तेदार है या उसमें बहुत ज्यादा जोश है। लेकिन भाई, सिर्फ जोश से स्ट्रैटेजी नहीं बनती। बिना स्किल्स के दी गई जिम्मेदारी हमेशा एक भयंकर क्रैश का ही कारण बनती है। इस अंधेपन का एकमात्र इलाज क्या है? वो है व्रैट फॉर्मूला, यानी वाइडली, बहुत ही ब्रॉड इंटेलिजेंस और दूरदृष्टि के साथ लीड करना, राइटली, पूरी ईमानदारी और एथिक्स के साथ काम करना, और टाइमली, समय रहते सही डिसीजन लेकर उसे एग्जीक्यूट करना। ये तीनों खूबियां एक सफल लीडरशिप का बेस हैं। मान लीजिए एक लीडर बहुत स्मार्ट है, ईमानदार भी है, लेकिन सही टाइम पर फैसले नहीं ले पाता, तो वो पक्का फेल होगा। ये फॉर्मूला उस अनिर्णय और दिमागी अंधेपन का एकदम अचूक इलाज है जिसने सदियों से लेकर आज तक कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है। अब आते हैं भाग 3 पर, अंडर द कारपेट सिंड्रोम, समस्याओं को नजरअंदाज करने की कीमत। ये ना बोर्डरूम की सबसे आम और सबसे विनाशकारी आदत है। जब संगठन में कोई बहुत बड़ी गलती या अनैतिक काम पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत ठीक करने की मेहनत और बहस से बचने के लिए लीडर्स अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कचरे को साफ करने के बजाय उसे कालीन के नीचे छिपा दिया जाए। शुरू में तो लगता है कि भाई चलो मामला शांत हो गया, लेकिन वो छिपी हुई प्रॉब्लम अंदर ही अंदर एक वायरस की तरह बढ़ती है
और समय के साथ वो छोटी सी अनदेखी एक ऐसा बेकाबू संकट बन जाती है जो पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेती है। चलिए इसे आज के नजरिए से देखते हैं। भाग 4, प्राचीन कमियां, आधुनिक आपदाएं, बोर्डरूम के सबूत। अगर मॉडर्न केस स्टडीज की बात करें तो बैद्यनाथ और डाबर का उदाहरण सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देता है। बैद्यनाथ के केस में देखिए, जहां लीडरशिप 5 अलग अलग पारिवारिक लोकेशंस में बट गई और आपस में ही कंपटीशन करने लगी। नतीजा, विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ डाबर ने एक बेहद स्मार्ट रास्ता चुना। उन्होंने ओनरशिप को तो एकजुट रखा, लेकिन ऑपरेशंस चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रोफेशनल टॉप लीडरशिप को सौंप दी। फैमिली ओनरशिप को प्रोफेशनल ऑपरेशन से अलग रखने का ये फैसला बिजनेस को अंदरूनी बर्बादी से बचाता है और कंपनी को एकदम सॉलिड रखता है। अब जरा इतिहास की सबसे कुख्यात कॉर्पोरेट आपदा एनरॉन के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विशाल एम्पायर था जो अपने सक्षम लेकिन बेहद दुर्भावनापूर्ण नेतृत्व के कारण $100 बिलियन, जी हां, $100 बिलियन के चौंका देने वाले रेवेन्यू तक पहुंच गया था। इस नंबर तक पहुंचना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है, लेकिन जब बुनियाद में ही खोट होना तो ऐसी सक्सेस सिर्फ एक भ्रम होती है। यह साफ दिखाता है कि जब आपके स्किल्स का इस्तेमाल गलत नीयत से किया जाता है तो शिखर तक पहुंचना असल में एक गहरी खाई में गिरने की तैयारी ही होती है। लेकिन जरा पतन की टाइमलाइन तो देखिए, जहां कॉर्पोरेट धोखाधड़ी ने एनरॉन जैसी विशाल कंपनी को 2001 की शुरुआत में पीक पर पहुंचाने के बाद सिर्फ उसी 1 साल के भीतर पूरी तरह बैंकरप्ट कर दिया, वहीं प्राचीन राजा धृतराष्ट्र की इनकॉम्पिटेंस ने उनके विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य को सिर्फ 18 दिनों के भीतर राख में मिला दिया। 18 दिन! गलत फैसले और अनैतिक लीडरशिप कितनी भयानक तेजी से तबाही लाते हैं, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। एम्पायर बनाने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन उसे मिटाने के लिए सिर्फ कुछ दिन या महीने ही काफ़ी होते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, साझा संगठनात्मक कमजोरी, द को-फाउंडर इफेक्ट। जब कोई को-फाउंडर या मेन पार्टनर लीडर की कमजोरियों को सुधारने के बजाय जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, बिल्कुल गांधारी की तरह, तो पूरा इकोसिस्टम क्रैश हो जाता है। एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक व्यक्ति किसी बात को लेकर ब्लाइंड स्पॉट का शिकार है या कोई गलती कर रहा है, तो दूसरे को उसे बैलेंस करना चाहिए और सही रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन जब को-फाउंडर भी लीडर की हाँ में हाँ मिलाने लगे और उसकी गलतियों को इग्नोर करने लगे, तो फिर भाई उस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसका रिजल्ट बिल्कुल साफ है। व्यक्तिगत कमजोरी प्लस साझा अंधापन मिलकर एक पूरी राष्ट्रीय आपदा को जन्म देते हैं। किसी एक इंसान की गलती को शायद कवर किया जा सके, लेकिन जब बोर्डरूम में बैठी पूरी की पूरी लीडरशिप उस कमजोरी पर अपनी आंखें मूंद लेती है, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम रॉकेट की स्पीड से एक व्यापक तबाही में बदल जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन के दोनों टॉप पिलर्स ही अपनी जिम्मेदारी से भागने लगें और आंखें बंद कर लें, तो पूरे साम्राज्य का ढहना 100% तय हो जाता है। और अंत में भाग 6, लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक, अपरिहार्य पतन से बचना। जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपका वेंचर फेल हो रहा है, एक बेकाबू घोड़े की तरह, तो एक प्लान्ड एग्जिट करना सबसे ज्यादा समझदारी का काम है। सिर्फ अपनी जिद में आकर एक डूबते हुए जहाज पर तब तक टिके रहना या उस बेकाबू घोड़े की सवारी करते रहना जब तक कि वो पूरी तरह से क्रैश ना हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है। महान लीडर्स हमेशा ये जानते हैं कि कब हार मानकर एक छोटा नुकसान झेलना है, ताकि वे फ्यूचर की किसी बहुत बड़ी और जानलेवा तबाही से खुद को और अपनी पूरी टीम को बचा सके। जो सबसे इंटेलिजेंट लीडर्स होते हैं ना, वो अपने ईगो को साइड में रखकर स्मार्ट डील्स करते हैं। वे ऑपरेशंस का कंट्रोल पूरी तरह से सक्षम और योग्य लोगों जैसे पांडवों को सौंप देते हैं और फाउंडर्स के लिए एक सेफ पैसिव रॉयल्टी फिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल आज के मॉडर्न ओवरसीज बिजनेस मॉडल की तरह है, जहां फाउंडर्स सिर्फ ओनरशिप अपने पास सकते हैं और ऑपरेशंस बेस्ट प्रोफेशनल्स के हाथों में दे देते हैं। इससे बिजनेस भी जबरदस्त ग्रोथ करता है और फाउंडर्स को बिना किसी स्ट्रेस के प्रॉफिट मिलता रहता है। सच कहूं तो ये कंपनी और फाउंडर दोनों के लिए लिया गया सबसे स्मार्ट फैसला होता है। ये इक्वेशन इस पूरे मैनेजमेंट फिलॉसफी का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। वीकनेस प्लस विकेडनेस इज इक्वल टू गेम ओवर। जब किसी लीडर में ऑपरेशंस चलाने की काबिलियत ना हो या सही फैसले लेने की कमजोरी हो और उसके साथ अगर चालाकी, दुर्भावना या अनैतिकता भी मिल जाए, तो फिर फाइनल डिस्ट्रक्शन पक्का है। ये एक ऐसा जहरीला कॉकटेल है जिसका कोई एंटीडोट आज तक नहीं बना। दुनिया का कोई भी संगठन, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस फॉर्मूले के एक्टिवेट होने के बाद ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता।
तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें खुद से यह पूछना होगा कि कल का लीडरशिप किस ऐतिहासिक मॉडल पर आधारित होगा। क्या आने वाले समय के लीडर्स कृष्ण की स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी और योग्यता का रास्ता चुनेंगे, या फिर वे धृतराष्ट्र के अंधे भाई भतीजावाद और मोह का शिकार होंगे? इतिहास ने हमें दोनों के नतीजे बिल्कुल साफ दिखा दिए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मॉडर्न बोर्डरूम, हर सीईओ और हर फाउंडर को तलाशना ही होगा, क्योंकि याद रखिए, इसी जवाब पर आपके संगठन का पूरा भविष्य टिका है।